कुछ लोग कह रहे थे कि प्रभास की गाड़ी का जो डिजाइन है वो बैटमोबाइल से कॉपी किया हुआ है। एग्जैक्टली 100% बैटमोबाइल से कॉपी नहीं किया, लेकिन जो बेस अंडरलाइन डिजाइन है वो कॉपी किया है ब्लेड रनर की गाड़ी से। इसमें अगर आप देखेंगे कंसेप्ट डिजाइन इनका, फ्रंट में 2 आर्म्स निकली हुई है, उनमें व्हील्स हैं और बैक साइड पे सिंगल व्हील है। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी उड़ भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका। लास्ट वीडियो में मैंने रिव्यू किया था कल की मूवी को, कुछ चीजें अभी भी रह गई थी और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करने वाला हूं कॉपीज के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कॉपी हुआ है। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट जितना मैं नोटिस कर पाया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज जो सबसे मेजर इंस्पिरेशन ली गई है वो स्टार वॉर्स से ली गई है। अच्छाई वर्सेस बुराई, और मैंने वैसे आपको बताया भी था कि इस लाइट सेवर भी इसके अंदर यूज की गई हैं, लेजर गन्स वगैरह। ये हम बचपन से देखते रहे स्टार वॉर्स से, तो इसको मैं इंस्पिरेशन मानूंगा, कॉपी नहीं मानूंगा। क्योंकि देखिए, आप कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेंगे ही, ठीक है। कैसा फ्यूचर होगा, नाग अश्विन जी ने भी बचपन से स्टार वॉर्स डेफिनेटली देखी होंगी, तो एक माइंड में इमेज रहती है भविष्य को लेकर कि ऐसा भविष्य होगा, क्योंकि हमने फिल्मों में ऐसा देखा था, राइट। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि आप एक चीज आप पढ़ करके सोचते हैं और एक चीज आप देख करके आपके अंदर इंप्रेशन रह जाता है, वहां से आप ले लेते हैं। तो स्टार वॉर्स का भारी इसके अंदर इन्फ्लुएंस था, इंस्पिरेशन वहां से ली गई है, तो उसको आप एक कॉपी कह सकते हैं। उसके अलावा सेट बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा कुछ कॉपी हुआ है, जैसा कि मैंने बताया स्टार वॉर्स तो हुआ ही है, बट जो आउटर वर्ल्ड है, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है मैड मैक्स से। मैड मैक्स में जैसे ट्रक्स वगैरह होते हैं, जैसे ट्रक्स दिखाए हुए हैं, वहां पर जिस तरह की रोड रेज होती है गाड़ी को पकड़ने के लिए, इस तरह की चीजें होती हैं। ज्यादा मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो वो सारा पार्ट मैड मैक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। उसके अलावा जो इंटीरियर पार्ट है, वहां पर कुछ जगहों पर साइबर पंक से बहुत इंस्पायर्ड है, जो शहर के अंदर की चीजें हैं। और मेजरली जो शहर के अंदर का पार्ट है वो इंस्पायर्ड है एलिटा द बैटल एंजल मूवी से। तो जिन लोगों ने एलिटा मूवी नहीं देखी है, डू वॉच दैट मूवी, अमेजिंग मूवी। उसका मेन जो आइडिया था उस मूवी का वो ये था कि नीचे जो है फ्यूचर चल रहा है और कुछ लोग नीचे रहते हैं जो लोअर लेवल के लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं वो रहते हैं ऊपर एक अलग दुनिया में, और यहाँ से लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ये भी वैसे सिर्फ एलिटा द बैटल एंजल में नहीं, बहुत फिल्मों में हम देख चुके हैं। सो काइंड ऑफ उससे डायरेक्टली इंस्पायर्ड है ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ जो विजुअली नजर आता है उसमें लगता है ऐसा। जो उल्टा पिरामिड उन्होंने बनाया है और नीचे की दुनिया है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है, और जो लोग नीचे हैं वो किसी भी तरह चाहते हैं कि ऊपर चले जाएं। इस केस में ऊपर वाली चीज को कॉम्प्लेक्स बोला गया है, तो प्रभास का कैरेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। तो ये चीज वहां से इंस्पायर्ड है, बहुत ज्यादा वहां से उठाई हुई है। प्लस इसके अंदर जो बाउंटी का कॉन्सेप्ट है वो भी एलिटा द बैटल एंजल के अंदर था, कि कुछ लोग हैं वो बाउंटी हंटर्स हैं और कुछ जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनके ऊपर बाउंटी रहती है, और ये लोग उनको पकड़ करके और जमा करवाते हैं, पुलिस को देते हैं, और वो पैसे बाउंटी के ले लेते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट है। ये भी एक्चुअली पुराना ही कंसेप्ट है, वेस्टर्न टाइम से चला हुआ आ रहा है, पुरानी फिल्मों में भी होता था। लेकिन ये सारा कुछ एलिटा द बैटल एंजल के अंदर ऐसे ही रखा हुआ था जैसा कि इस मूवी में रखा हुआ है, तो काफी सारी रेफरेंस वहां से ली गई है, राइट। बीच में जो प्रभास के बहुत ही चीजी वाले एक्शन सीन थे स्टार्टिंग वाले पार्ट में, उसमें लिटरली उन्होंने मतलब बेन को कॉपी कर दिया है। बैटमैन का बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है बेन, उसके जैसे 2 बेवकूफ से गुंडे बना दिए जिनको प्रभास दोनों को एक हाथ से पकड़ करके पीट रहा है। तो दैट वाज फनी। सो मैं यही कह रहा था कि इतना ज्यादा इसके अंदर कॉपी की एट टाइम्स लगता है कि इन्होंने जानबूझ के किया कि भाई सब कुछ ही दिखा दो, कोई चक्कर नहीं है, हमारी तरफ से होम आ जाए, हम छुपा ही नहीं रहे। तो एक होता है ना कॉपी करके कि अपना कुछ डिफरेंट, इसमें सरेआम ही कर रखा है बहुत जगहों पे। तो आई थिंक डायरेक्टर को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और लिटरली दिखा रहे हैं कि हाँ मैंने उठाया, देखो मैंने तो ऐसे दिखाना था, ठीक है। सो कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, राइट। लेकिन एग्जीक्यूट सब अच्छे से हुए स्टार्टिंग वाली फाइट्स को छोड़ करके, सो ऑल इज गुड। मैंने आपको बताया मैड मैक्स के बारे में, एलिटा द बैटल एंजल के बारे में, डून से भी कुछ पार्ट जो है इंस्पायर्ड है स्टोरी के अंदर, हल्का सा जो डायरेक्शन के अंदर प्ले करता है। अब आप कहेंगे स्टोरी तो कल्कि की है, डून से कैसे इंस्पायर्ड है। देखिए डून मूवी की स्टोरी के अंदर भी एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि कुछ लोग परेशान हैं, तड़पे हुए हैं, वो लोग अत्याचार सह रहे हैं, और कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो कि मेन कॉन्टेक्स्ट है। और जो अत्याचार सह रहे हैं वो लोगों को इंतजार है एक जो है चोजन वन का, कि चोजन वन आएगा, कोई उनके उसमें कहानियों में लिखा हुआ है कि कोई एक दिन आएगा जो हम सबको लीड करेगा और हमको सबको अत्याचार से बचाएगा। तो ड्यून में जो मेन लीड का कैरेक्टर प्ले किया है वो चोजन वन है, और इस कहानी के अंदर कल्कि भगवान जो भी पैदा नहीं हुए हैं उनको एज चोजन वन देखा जा रहा है। तो ये अंडरलाइंग जो कंसेप्ट है ये थोड़ा इस तरह का है, जिसको मूवी के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है जैसा कि ड्यून में दिखाया गया था। तो लोगों को इंतजार है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, और उनको बचाना है, वो आएंगे और हम सबको
तार देंगे और अत्याचार से मुक्त करवाएंगे, राइट। और ये चोजन वन वाला सेवियर वाला कंसेप्ट वेरियस कल्चर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये मूवी के अंदर दिखाया भी है कि इस एंड में आकर के सभी कल्चर्स एक हो जाती हैं। हर तरह के उसमें अफ्रीकन ट्राइब्स भी हैं, हर रिलीजन के हर तरह के लोग हैं और एक डायलॉग के अंदर इसको अलग अलग नाम दिए भी गए हैं जो अलग अलग कल्चर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में सेकंड कमिंग का कंसेप्ट होता है, तो वो जस्टिफाई किया हुआ है ऑलरेडी मूवी के अंदर ही कि इस तरह से सब कल्चर्स जो हैं सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे उस टाइम पे। और बहुत जगहों पर डून से थोड़ा सा रेगिस्तान वाले पार्ट में कहीं कहीं पे जो है वो वाली इंस्पिरेशन भी आती है कि थोड़ा सेट डिज़ाइन वगैरह की इस तरह की भी, राइट। और दूसरा जो अंडरलाइंग कंसेप्ट लेवल के ऊपर इंस्पिरेशन है वो स्टार वार्स से बहुत ज़्यादा है। तो स्टार वार्स के अंदर बड़ा एक मेजर कंसेप्ट जो था वो रिबेलियन का था कि कुछ लोग तो हैं बहुत अच्छे फाइटर, जेडाई जिनको बोलते थे, कुछ लोग बुरे फाइटर हैं जो कि खराब जेडाई हैं। ये तो बड़े लेवल के युद्ध हो गए और एक पूरी रिबेलियन की टीम थी और एक गंदे लोगों की पूरी आर्मी थी स्टॉर्म ट्रूपर्स की। तो रिबेलियन हमेशा चाहती थी कि ये जो बुरे लोग ओवर पावर कर रहे हैं उसके खिलाफ हमको युद्ध करना है। तो यहाँ पर भी सेम रिबेलियन का कंसेप्ट था और रिबेलियन ही उसको बोला हुआ है, राइट। एग्जैक्टली रिबेलियन वर्ड यूज किया है। तो वो भी डायरेक्टली होमाज कह लीजिए या कॉपी कह लीजिए स्टार वार्स सरेआम वहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये बेस अंडरलाइन स्टोरी के अंदर स्टार वार्स प्ले कर रहा है। तो इतना ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस इन सारी फिल्मों का है। और एक आपको लगेगा अजीब सुनकर के गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस है और वो बताता हूँ कैसे। जो प्रभास का कैरेक्टर स्टार्टिंग में दिखाया ना, थोड़ा सा कॉमिक सा इस तरह का, वो जो स्टार लॉर्ड वाला कैरेक्टर है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में उससे बहुत मिलता जुलता है। इवन आप देखेंगे वो जैकेट, ठीक है, और वो थोड़ा सा आर्मर वो कहीं ना कहीं जो है उससे रिजेंबल करता है और कूल है ये कैरेक्टर, म्यूजिक सुनता है, सब कुछ उस तरह का थोड़ा सा वो वाली फील वहाँ से आती है स्टार लॉर्ड वाली। इनफैक्ट स्टार लॉर्ड का मेजर रेफरेंस क्या है कि इसमें दिखाया है बैक स्टोरी में कि प्रभास जब बच्चा था तो रेडर्स के पास था, ठीक है, और रेडर्स वर्ड ही काइंड ऑफ रेवेजर्स रेडर्स वर्ड वहां पर आपको गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में देखने को मिलेगा। तो जो इसको जो पाल रहा था आदमी वो काइंड ऑफ वो भी बुरा ही आदमी था और इसने उसी को भेज दिया था। ये रेफरेंस जो है आपको मिलेगी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में। जैसे यांडू उसमें एक कैरेक्टर था जो ब्लू कलर का था और वो सीटी बजा करके विसल से अपना उनका एक जो वेपन है फ्लूइड टाइप का वो आता था, स्टिक टाइप की जो भी बोलते हैं उसको। सो वो वाला कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर दिखाया था जो प्रभास को बचपन में पाल रहा था और प्रभास का कैरेक्टर थोड़ा स्टार लॉर्ड जैसा था। तो वहां से भी रेफरेंस है। तो ढेर है रेफरेंसेस का। बेसिकली इन्होंने एक बड़ी सी मिक्सी ली, सारी फिल्मों को उसमें डाला, मिक्स कर दिया और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। जो टॉप के ऊपर जैम लगाया है वो अपनी ओरिजिनल आइडिया का, जो कि है कल्कि वाला आइडिया। सो ऐसा भी कह सकते हो। और दूसरा ये कि एक ओरिजिनल आइडिया था, उस ओरिजिनल आइडिया को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए जहाँ जहाँ से भी रेफरेंसेस और इंस्पिरेशन मिली उन सब चीज़ों को लिया, पिरोया और एक माला की तरह उसको खूबसूरत बना दिया। तो ये दोनों की दोनों कंसिडरेशन है। आपको जैसा भी लगे वो चीज़ आपके हाथ में मैं छोड़ता हूँ, बट ये सब चीज़ें थी और मैं 100% कवर कर भी नहीं पाऊंगा। स्टिल मैंने काफ़ी जो मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं वो तो आपको बताइए। एक और बताता हूँ मेजर इन्फ्लुएंस कहाँ से थी। जो गाड़ी के लिए कंसेप्ट था, ब्लेड रनर मूवी देखना, उसमें हीरो कैरेक्टर जो था आपका वो फ्यूचर में इस तरह से रोम अराउंड करता है। उसके हाथ में एक गाड़ी रहती है और एक AI कैरेक्टर भी उसमें होता है जो कि फीमेल वॉइस में ही है, जैसे पूजी की वॉइस है। तो ब्लेड रनर 2049 आप देखना। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रभास की गाड़ी का जो डिजाइन है वो बैटमोबाइल से कॉपी किया हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 100% बैटमोबाइल से कॉपी नहीं किया, कुछ वहां से है, लेकिन जो बेस अंडरलाइन डिजाइन है वो कॉपी किया है ब्लेड रनर की गाड़ी से। इसमें अगर आप देखेंगे कंसेप्ट डिजाइन इनका, फ्रंट में 2 आर्म्स निकली हुई है, उनमें व्हील्स हैं और बैक साइड पे सिंगल व्हील है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी उड़ भी सकती है। ये सारी क्वालिटीज बुज्जी के अंदर भी हैं और इसके आप डिजाइन को कंपेयर भी कर सकते हैं। बाद में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैस्कुलिन बना दिया और उसके लिए रेफरेंस लिए हैं बैटमैन की गाड़ी से। तो दोनों का मिक्स करके एक नई चीज बना दी और ये मैं चीज कह रहा था कि कॉपी करके बेटर बना देना, तो ओरिजिनल डिजाइन से भी ज्यादा बेटर डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा जब इस गाड़ी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये रोबोट टाइप में आ जाती है और गोरिल्ला टाइप में, जैसे वो रोबोट चलता है उससे फाइट करती है। तो वो एटलस मूवी से कॉपी किया हुआ है। जेनिफर लोपेज की एक मूवी आई थी, कॉपी कह लो या इंस्पिरेशन वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है सीन के अंदर। इवन आपको ये भी ब्लेड रनर 2049, ठीक है, ईयर का नंबर लिखना उसके अंदर। कल्कि में भी 2898 ऐसा कुछ है, आई थिंक 2898 ही है, हाँ। सो कल्कि के आगे भी ईयर का नंबर लिखना। और ये इन्होंने बाय द वे कैलकुलेट किया, तो मैं फर्स्ट वीडियो में बताना चाहिए था वैसे मुझे, बट इन्होंने रिसर्च इतनी की है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स कि कौन से सन में ये होने वाला होगा। इसमें भी एक मेजर डिबेट रहती है कि कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि 4,32,000 साल का कलयुग है, कहीं पे आपको मिलेगा कि कुछ लाख साल का नहीं है, कुछ हज़ार साल का ही है। साउथ में ज़्यादातर हज़ारों सालों वाली बात होती है। इस मूवी में हज़ारों वाले पैटर्न पे हम चल रहे हैं कि 6,000 साल के बाद, कलयुग शुरू होने के बाद गंगा सूख चुकी है और ये सब चीज़ हो चुकी है। बट आपको बहुत जगह पे रेफरेंस मिलेगी कि 4,32,000 साल बाद कलयुग का अंत होने वाला है। तो कौन से वाला सही है? जितना मुझे अपनी स्टडी से पता लगा, मैं भी, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट इस टॉपिक में, मैंने आपको बताया था ना अश्वत्थामा के ऊपर मैं खुद से भी फिल्म बना रहा था, तो लास्ट वीडियो में मैं बताया, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। सो उसके अंदर मेरा आइडिया ये था कि जो चिरंजीवी हैं उनका जो स्किन है
बेसिकली उनको श्राप या वरदान से वो चिरंजीवी बनते हैं। अश्वत्थामा श्राप से बना, बाकी सब वरदान से। तो जैसे ही आप चिरंजीवी बनोगे, कोई चीज के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग तो होनी चाहिए ना। अब एक प्लास्टिक की चीज से ज्यादा एक स्टील की चीज क्यों चलती है कि स्टील की ड्यूरेबिलिटी उससे ज्यादा है, ठीक है, उस मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो जैसे ही उनको आशीर्वाद या वरदान मिला, उनकी स्किन नॉर्मल ह्यूमन स्किन वाले मटेरियल से डिफरेंट हो गई। उनकी स्किन का मटेरियल और उनके बॉडी पार्ट्स का मटेरियल ऐसा हो गया जो कि अब लेटर ऑन लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहेगा, इसलिए वो अंत तक जीवित रहेंगे। माई पर्सनल थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर आप सिर्फ गैस वर्क या इमेजिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरी मूवी का आइडिया कुछ ऐसा था कि वो जो अंदर उनका डीएनए में चेंजेस आए, जिसकी वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका ब्लड वगैरह सब कुछ ऐसा चेंज हो गया कि वो लंबे टाइम तक जी सकते हैं। हमारा विलन जो होने वाला था वो एक साइंटिस्ट था जो कि इस चीज़ को जानता था और वो ढूंढ रहा था चिरंजीवियों को कि कोई भी चिरंजीवी मुझे मिले, मैं सैंपल्स लूंगा, टिश्यू सैंपल्स लूंगा, डीएनए से ये चीज़ निकालूंगा कि कैसे वो स्ट्रक्चर बना हुआ है और अपने स्ट्रक्चर को वैसा चेंज करूंगा उस सैंपल से, ताकि मैं भी चिरंजीवी बन सकूं। तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट मेरी मूवी का ये था, ठीक है। इस मूवी में भी कहीं कहीं पे आपको इस तरह की झलक मिली। जो मेन विलन है वो ब्लड ले रहा है, ऑब्वियसली मेरे वाले से डिफरेंट है सब कुछ, ठीक है। मेरे केस में वो एक चिरंजीवी का ब्लड ले रहे थे, इस केस में वो डायरेक्टली भगवान कल्कि का ब्लड जो है लेना चाहते हैं, जो कि और ग्रैंड हो गई चीज़, राइट। सो अब मैं नहीं कह रहा मेरे से कॉपी कर लिए, बस वैसे बता रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर। चलो मेरी वाली स्टोरी में दोबारा से नहीं घुसते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब था कि मेरे को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ के ऊपर की है और मुझे ये लगता है कि मैंने एक वीडियो देखी बहुत अच्छी यूट्यूब के ऊपर, अगर मुझे टाइम कहीं पे इस टाइम स्टेप में लिंक दे दूंगा। उसके अंदर बेसिकली लॉन्ग जो टाइम ड्यूरेशन होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। हिंदुइज्म में जो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन है उसको कैसे नापा जाता था, राइट। सो उसमें बात होती है एक नॉर्मल डे की जो हमारा दिन है, और एक सेलेस्टियल यूनिवर्स लेवल के ऊपर एक डे की। जो सेलेस्टियल डे है वो नॉर्मल डे से जो है डिफरेंट होता है, तो उसको एक दिन लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हम लोगों के दिन आ जाते हैं। तो जब हम डे बोलते हैं एक दिन, तो हम अपना दिन बोलते हैं, और एक होता है कॉस्मोस लेवल पे यूनिवर्सल डे, वो डिफरेंट होता है हमारे दिन से। जैसा आपने इंटरस्टेलर में देखा था ना कि यहाँ से वो गए तो कह रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ घंटे निकलेंगे और धरती के ऊपर कई साल निकल जाएंगे, तो जो टाइम डिफरेंस वाली चीज़ है। ऐसे ही हमारा जो दिन है अगर उसके हिसाब से चलें तो 4,32,000 साल का कलयुग होगा, और अगर सेलेस्टियल डे के हिसाब से चलें तो हजारों वाला आपका नंबर आ जाएगा। सो दिस इज माई पर्सनल कंक्लूजन। मुझे नहीं पता सच है या गलत है, और कोई इसमें मतलब हो सकता है बिल्कुल ही फार ऑफ हूँ, बट अभी तक मुझे ये समझ में आया कि कुछ डिफरेंसेस इस वजह से भी क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि मेजरमेंट ऑफ यूनिट दोनों जगह पर अलग अलग है, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है या ये गलत है, दोनों ही ठीक होंगे, दोनों अलग चीज तरह से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलो बोल रहा है कोई और कोई 1000 ग्राम बोल रहा है, इस तरह का डिफरेंस इसके अंदर है, राइट। तो इंस्पिरेशन है या कॉपी है, क्या है? देखो सीधी सी बात यह है कि सुपरमैन क्या है, सुपरमैन के अंदर क्या पावर्स हैं, सब की सब पावर्स हनुमान जी की कॉपी हैं, राइट। सो क्या हनुमान जी का कंसेप्ट पहले से लिखा हुआ है या सुपरमैन का कंसेप्ट पहले से लिखा हुआ था? हनुमान जी का कंसेप्ट पहले से लिखा था। बहुत सारी चीजें यहाँ से ट्रैवल करके वहां जाती हैं, और ये मैं नहीं, कई बार खुद ही ये लोग बोलते हैं। अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी है, उसका एक पुराने इंटरव्यू में मेकर्स ने खुद बोला होता कि मैट्रिक्स इज ए योगी मूवी, राइट। उसके अंदर जो दिखाया हुआ है कि सब कुछ फेक है, डिजिटल दुनिया है, वो ये दिखा रहे थे कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये सब नकली है। अगर आप योगी की दृष्टि से देखें, ठीक है, ये सब फेक वर्ल्ड है, जो भी आउटवर्ड आप देख रहे हैं, इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो सब झूठ है, और अंतर्मन में जो है, अंदर जो आपके अंदर आपने है, वो सच है। तो बेस कॉन्सेप्ट उस मूवी का यही था, मैट्रिक्स का, राइट। सो और आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर देखा है, डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर आपने देखा है किस तरह से आत्मा का कंसेप्ट उन्होंने दिखाया है। सो और एक बहुत अच्छा शो था, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीजें देखने में, तो एक बहुत अच्छा शो था अल्टर्ड कार्बन। उसके 2 सीजन है, फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा है, सेकंड सीजन मुझे थोड़ा बोर लगा। उसके अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट दिखाया था, उसमें दिखाया था कि आप अपनी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस को है स्टोर कर सकते हैं और किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। काइंड ऑफ जन्म लेने का सिस्टम जो है, आप यहाँ पे खत्म हुए, फिर आप अगली बॉडी में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो आप कॉन्शियसनेस ट्रांसफर वहां पर हो जाती है, राइट। सो ये वाले कंसेप्ट जो हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ईस्ट से ट्रैवल करके वेस्ट में जा रही हैं। फर्क इतना है कि हमारे पास ये सब रिटर्न में है, वो इन चीज़ों को देखते हैं, इनसे को पढ़ते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। अवतार लेवल की चीज़ वो लोग इंस्पिरेशन लेकर के बनाते हैं। खुद जेम्स कैमरन ने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय हिंदू गॉड्स, ठीक है। तो उसमें शिवा, विष्णु, ये सब लोगों की से इंस्पिरेशन लेकर के वो चीज़ें बनाते हैं। बट ये क्या है कि ये पढ़ते हैं और उसको मॉडर्न टेक के साथ में अपने दिमाग सोचते हैं किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है, राइट। सो कॉपी तो वो भी करते हैं, राइट। हम कॉपी की कॉपी कर लेते हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज इंस्पिरेशन, ठीक है। आपके सोर्सेज अगर आप छुपा लेते हो तो आप सुपरस्टार बन जाते हो कि अपने आप सोचा इसने, बट कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन सब लोगों को आती है। अगर आपके दिमाग के अंदर भी कोई आइडिया पनप रहा है तो मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं कॉस्मोस में एग्जिस्ट करता था, आपके अंदर वो आ गया है, यानी कि आपने उसको दोबारा से खोज लिया है। आपने कुछ नया क्रिएट नहीं किया है, आपको बस रिमाइंड करवा दिया गया है
और वो भी क्यों हुआ है किसी को नहीं पता। जैसा कि करण को बोला था भगवान ने कि देता भी मैं हूं और भुला देता भी मैं हूं, तो आपके पास जो पावर रहेगी आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे अगर मैं नहीं चाहूंगा तो, राइट। सो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है मैं कुछ मिस कर गया हूं इसके अंदर और कोई चीजें जो कॉपी है इंस्पायर हुई हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए मैं क्या क्या मिस कर गया हूं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे। मेरी पर्सनल स्टोरी अश्वत्थामा आपको कैसे लगी वो भी जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि अश्वत्थामा की हाइट कैसे बड़ी की हुई है, कैसे वीएफएक्स बना है, कैसे कमल हसन का अमेजिंग मेकअप हुआ है, क्या उसके अंदर सब कुछ मेकअप है या फिर सीजीआई भी है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीएफएक्स ब्रेकडाउन के वीडियो में। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।